नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। आपसे पूछा गया था कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, तो प्रारंभिक काल नाम दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने। और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। आपने ध्यान रखना है प्रारंभिक और आरंभिक काल का, ठीक है। प्रारंभिक काल नाम दिया है आपका गणपति चंद्रगुप्त ने और आरंभिक काल नाम दिया है आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने। अब हम बात करते हैं कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ये चारों रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। आपको बताना है कि किस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी है इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु हुई थी इनकी 1974 ईस्वी में, ठीक है। ये चारों रचनाएं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आपको बताना है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उर्वशी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो इनकी रचना है रश्मि रथी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? आप जानते हैं कि कई बार परीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं जो है वो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो रश्मि रथी रचना है इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, रश्मि रथी इनकी रचना है 1952 ईस्वी की, ठीक है। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी इनकी रचना है 1956 ईस्वी की। और इस रचना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है 1956 ईस्वी की। और 1959 ईस्वी में इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। उर्वशी इनकी रचना है 1961 ईस्वी की और इस रचना पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इनकी रचना है 1946 ईस्वी की, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, चेड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है उपन्यास, जीवनी, कहानी, यात्रा वृतांत। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, चेड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यात्रा वृतांत है ये और इसके रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा जी, ठीक है। निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृतांत है ये 1964 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है श्रीचंद, चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर या वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानेश्वर जी, ठीक है।
चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो श्रीचंद हैं गुरु नानक देव जी के बेटे, ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? बिल्कुल सही, श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु, इनके संप्रदाय का नाम क्या था? बिल्कुल सही, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय का नाम था गौड़ीय संप्रदाय। और वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारे से पूछा गया था कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? ज्ञानेश्वर जी। और उदासी संप्रदाय के हैं श्रीचंद, गौड़ी संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु, और पुष्टि मार्ग के हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कबीरदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास। और कौन कौन माने जाते हैं? रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। ठीक है, ये सभी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसके कवि कौन कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। और बताइए, हाँ, मंझन, कुतुबन। और ज्ञानाश्रय के मैंने आपको बता दी कौन कौन है, कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास। और रामाश्रय के माने जाते हैं तुलसीदास और अग्रदास, नाभादास। ठीक है, और कृष्णाश्रय के सूरदास और नंददास, मीराबाई। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम है। आपके पास कुछ उपन्यास के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र या गोदान। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रेमचंद जी का जो अपूर्ण उपन्यास, अपूर्ण मतलब अधूरा उपन्यास माना जाता है, वह कौन सा माना जाता है? मंगलसूत्र। आपने याद रखना है कि इस उपन्यास को किसने पूर्ण किया था? इस उपन्यास को पूर्ण किया था उनके बेटे का नाम क्या था? अमृत राय। ठीक है, अमृत राय जी ने इसे पूरा किया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रेमचंद जी का उपन्यास रंगभूमि है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, रंगभूमि प्रेमचंद जी का 1925 ईस्वी का उपन्यास है। गबन इनका 1931 ईस्वी का उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। ठीक है, और गोदान इनका 1936 ईस्वी का उपन्यास माना जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो आपने याद रखना है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, बताइए कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु भी इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कई बार प्रश्न परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे। चलिए आज का प्रश्न आप लोगों के लिए यही है कि प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे, किस नाम से लिखते थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
भारत भारती की रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, जगदीश चंद्र गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए भारत भारती की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, भारत भारती इनकी 1912 ईस्वी की रचना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था और इनका उपनाम क्या है। बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1964 ईस्वी में। ठीक है, और इनके उपनाम मधुप और दद्दा। ठीक है, और आपने याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कुल कितने प्रबंध काव्य लिखे थे? इन्होंने कुल 19 प्रबंध काव्य लिखे थे। ठीक है, जिसमें से 2 महाकाव्य है इनके और 17 जो है वो खंड काव्य है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि इन्होंने कुल कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? 19, जिसमें से 2 महाकाव्य है और 17 खंड काव्य हैं। ठीक है, और जो इनकी रचना है भारत भारती, इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। क्या बताया मैंने आपको कि जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती है ना, इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि से किसने विभूषित किया था, बताइए किसने दी थी इन्हें? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस बात का। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद की रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सेनापति, रहीम, तुलसीदास या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए बरवे नायिका भेद किसकी रचना है और किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम दास। किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये? अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो रहीम दास है इनका पूरा नाम क्या था? ध्यान से सुनना, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, क्या था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, बसेरे से दूर या अपने खबर। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो मेरी जीवन यात्रा है इसकी रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की भी रचना है और किसकी है? जानकी देवी बजाज की। इन दोनों ने इसी नाम से ही रचना की है। ठीक है, और सिंहावलोकन, बिल्कुल सही, सिंहावलोकन किसकी रचना है? यशपाल जी की। और अपने खबर, अपने खबर है आपकी किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्रे जी की। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्रे जी की रचना है ये। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर
3 बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मेरी जीवन यात्रा, इस नाम से राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज दोनों ने आत्मकथा लिखी है। आपने ध्यान रखना है और ऑप्शन के हिसाब से ही फिर अपना उत्तर लगाना है। ठीक है। सिंहावलोकन यशपाल जी की है। अपने खबर पांडे बेचन शर्मा उग्रे जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, घनानंद, आलम, बोधा। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। केशवदास जी जो है वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो केशवदास जी है वो किस काव्यधारा से संबंधित कवि है? बिल्कुल सही। केशवदास जी जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ था। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर केशवदास जी से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाई गई है। जिन साथियों ने वो नहीं देखी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केशवदास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सभी उसमें, जी हाँ, स्पेशल एक क्लास है केशवदास जी से संबंधित, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी बताना है। बिल्कुल सही, 1555 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह किसके दरबारी कवि थे? बताइए, किसके दरबारी कवि थे? बिल्कुल सही, इंद्रजीत के। ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक इनकी रामचंद्रिका, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये 4-5 रचनाएं जो है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है इन्हीं से संबंधित कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना है कि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किसने कहा है ये आप लोग मुझे बताएंगे। बताइए, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है। और साथ साथ में ये भी बताना कि कितने प्रश्न सही हुए और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है। और साथियों, जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।